Okay, so time to start. Let us go ahead with first question. तो ये जो अभी आपको मैंने नया सेट दिया है दैट इज बेसिकली मोस्टली PYQ ऑफ JEE एंड नीट. तो पहला क्वेश्चन, द पोल स्ट्रेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग बार मैग्नेट इज 20 एम्पियोमीटर. द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट ऑन इट्स एक्सियल लाइन इज. तो इफ यू रिमेंबर, हमने थ्योरी क्लासेस में देखा था व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ अ मैग्नेट. तो ये एक्सिस है, एक्सिस इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू बोथ द पोल्स. एंड बाय द वे इफ यू रिमेंबर, पोल से दूसरे पोल तक का डिस्टेंस होता है 2L. सेंटर से लोगे तो होता है L एंड L. अगर पॉइंट जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हो अगर वो बहुत दूर है तो उसको बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल. शॉर्ट डाइपोल. तो शॉर्ट डाइपोल के केस में इफ यू रिमेंबर, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस, इसका फॉर्मूला था μ0 बाय 4 पाई 2m बाय d क्यूब, डिस्टेंस क्यूब. ओके, r क्यूब d क्यूब कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो स्पेसिफिकली सिर्फ शॉर्ट डाइपोल के लिए होता है. यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया है कि पोल स्ट्रेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग बार मैग्नेट, मतलब 2L इज 12 सेंटीमीटर तो L इज 6 सेंटीमीटर. और आपको जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पूछा है कहाँ पूछा है? 10 सेंटीमीटर पे. L 6 है, D 10 है, तो वो पॉइंट बहुत दूर हुआ क्या? नहीं. तो शॉर्ट डाइपोल है क्या? नहीं. तो इस केस में होता है D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर. दिस इज एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड. तो जनरल फॉर्मूला पता होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. अब आपको ये मैग्नेटिक फील्ड पूछा था, μ0 बाय 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू m. m कितना दिया हुआ है? 20 इंटू डिस्टेंस. डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर मतलब 10 इंटू 10⁻² मतलब 10⁻⁻1 अपॉन d स्क्वायर. d को तुमने अभी देखा 10⁻⁻1 का स्क्वायर माइनस L. 12 कितना था? 12 कितना दिया है? 12. तो L कितना आ गया? 6. लेकिन 6 क्या? सेंटीमीटर. तो L इज 6 सेंटीमीटर. तो 6 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6 इंटू 10⁻². तो 6 इंटू 10⁻² का स्क्वायर. गुड. सब कुछ बराबर है? यस. 10⁻⁷, ये 10⁻+1 और 10⁻⁻1 हो गया, कैंसल. तो आ गया आपके पास 4 इंटू 10⁻⁻7. 4 इंटू 10⁻⁷, 10⁻², 10⁻² माइनस 6 स्क्वायर इज 36 इंटू 10⁻². करेक्ट है क्या? सही है कि नहीं? -4. वेरी गुड. -4. मैंने -2 क्यों लिखा था? क्योंकि मुझे ऐसा लिखना था. ऐसा क्यों लिखना था? क्योंकि 10⁻² क्या आएगा? 10⁻² कॉमन हो जाएगा. तो यहाँ क्या बचेगा? 1. 36 इंटू 10⁻² मतलब 0.36. तो 4 इंटू 10⁻⁵. क्यों -5? ऊपर -7 नीचे -2. 0.64. व्हाट इज 0.64? 64 इंटू 10⁻⁻². तो ये आ गया 1 जा, ये आ गया 16 जा. यू नो व्हाट इज 1/16? 1/2 इज 0.5. 1/4 इज आधे का आधा मतलब 0.5 का आधा 0.25. 1/8 इज 0.125 एंड 1/16 इज 0.0625. तो ये 0.00625 इंटू 10⁻² कितना? -3. 10⁻⁻3. देखो देखो आंसर में है क्या? है? नहीं है तो कहाँ गड़बड़ हो गई? क्या बोला है? द पोल स्ट्रेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग बार मैग्नेट इज 20 एम्पियर मीटर. पोल स्ट्रेंथ दिया हुआ है, पोल स्ट्रेंथ एम्पियर मीटर. डाइपोल मोमेंट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर. मतलब तुम पहले तो डाइपोल मोमेंट निकालो. ये जो m की वैल्यू है ना, m की वैल्यू वो गड़बड़ हो गई हमारी. तो m की वैल्यू क्या होती है? QM इंटू 2L. वेरी गुड. QM कितना दिया हुआ है? 20. कितना है?
20 बराबर इंटू 12 कितना 12? अरे 6 कैसे आएगा? 2L वही 12 सेंटीमीटर था। ओके तो कुछ नहीं है, ज़्यादा कोई इशू नहीं है। सिर्फ क्या है, तुमने m को 20 लिखा ना, लेकिन m क्या होना चाहिए था? 20 इंटू 12 इंटू 10⁻²। तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सब सेम। हाउ मच इज दिस वन? कितना? अरे बाबा 2.4, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2.4। और d का क्या आया था? 10⁻²। ओके तो थोड़े थोड़े चेंजेस तो करने पड़ेंगे, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। दिस इज इक्वल टू हाउ मच इज दिस? 4.8 इंटू 10⁻⁻8। और नीचे तुमने अभी सॉल्व किया था, 10⁻² कॉमन निकाल लिया था, क्या था ना 10⁻² कॉमन? यस 1 माइनस 0.36 ठीक है ना? पक्का? अभी बता दो, पक्का है ना? सही? यस? अरे या तो हाँ या तो ना। न्यूट्रल लाइक अ न्यूट्रॉन जवाब ही नहीं देते। ये 10⁻² और ऊपर 10⁻⁻8 10⁻⁻6, ये कितना आया था? 0. तो इसको मैं 6.4 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ ना? हाँ, क्यों लिखा पता है? 16 3s are 16 4s are. What is 3/4? 0.75 इंटू 10⁻⁻5। लेकिन ऐसा भी तो आंसर नहीं है। आपने बोला मैंने चेंज कर दिया, अभी क्यों नहीं आ रहा आंसर? बताओ, ढूंढो व्हाट इज रॉन्ग। फॉर्मूला गलत है क्या? देखो तो गलत है फॉर्मूला? नहीं तो क्या गलत है? व्हाट इज रॉन्ग? u0/4 पाए, यस 2, यस m बराबर ना, होल स्ट्रेंथ इंटू 12 की वैल्यू 12 है, बराबर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 2.4 आ गया। करेक्ट है, गुड। d मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ हो गई ना गलती। एंड आई हैव टोल्ड यू कि मैं बहुत जगह पे जानबूझ के इधर गलती करूंगा, सो दैट यू रियलाइज एंड रिमेंबर इन एग्जाम कि कहाँ कहाँ गलती होती है। डिस्टेंस कभी सेंटर से होता है। कहाँ से होता है? सेंटर। कहाँ से होता है? सेंटर। तो जो डी है, ये डी 10 सेंटीमीटर ये सेंटर से दिया होगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। तो मान लेते हैं कि ये सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है, ऐसा इमेजिन कर लेते हैं। चलो मान लेते हैं। तो क्या बोला है? अवे फ्रॉम सेंटर, ओके ये भी ठीक है। 4.8 यस 10⁻⁷ 10⁻⁻1 d स्क्वायर 10⁻⁻1 का स्क्वायर l स्क्वायर करेक्ट, गुड। 10⁻² कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस 36 इंटू 10⁻² मतलब 1 माइनस 0.36, गुड। कितना आ गया? 0.64। 10⁻² और -8 -6 ये आ गया। 16 3 का 16 4 का तो 3/4 ये भी करेक्ट है। व्हाट इज रॉन्ग? सेंटर से बोला है तो बराबर है, अगर एक एंड से बोला होता तो 10 + 6 करते। तो व्हाट इज रॉन्ग? नथिंग इज रॉन्ग। तो व्हाट इज रॉन्ग? ऑप्शंस आर रॉन्ग। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने क्या किया होगा, जैसे तुम बोल रहे हो वो एक एंड से फाइंड किया होगा, करके देख लो। तो डी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर नहीं लोगे, क्या लोगे? 16। तो इफ यू डू दैट
तो शायद हो सकता है कि आपका आंसर अलग आए, या फिर कहीं तो प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, सेंटीमीटर की जगह पे मीटर, मीटर की जगह सेंटीमीटर कुछ प्रिंट हो गया होगा। तो व्हाट वी हैव डन इज करेक्ट, देयर इज नथिंग रॉन्ग हियर, यही आंसर आएगा। हो गया, गलत तो कुछ नहीं है। इनफैक्ट सारे वैल्यूज उन्होंने जो हमने लिखा है सेम लिखे हैं, सिर्फ आंसर उनका मैजिकली 1.17 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a uniform horizontal magnetic field of 7.5 into 10 raised to minus 2 Tesla is set up at an angle 30 degree with the axis of solenoid। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसका सोलेनॉइड के एक्सिस के साथ एंगल है 30 डिग्री, एंड द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विथ इट, सोलेनॉइड के साथ जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका वैल्यू है 1.28, देन द टॉर्क ऑन इट इज। चलो यहाँ ध्यान दो, सिंपल क्वेश्चन। You have a magnetic field. The direction of magnetic field is from north to south. ये तो पता होगा ही। Then there is a solenoid. जिनको याद नहीं solenoid क्या होता है बता देता हूँ। solenoid होता है एक rod, इसके ऊपर होता है वाइंडिंग, इसके ऊपर है वाइंडिंग, ऐसा। जब इसमें से तुम करंट पास करोगे, एक एंड बिहेव करेगा एज इफ इट इज अ साउथ पोल व्हाइल द अदर इज एज इट इज अ नॉर्थ पोल। तो ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल, और जो एक्सट्रामैग्नेटिक फील्ड था इसका डायरेक्शन था नॉर्थ टू साउथ। तो जो सोलेनॉइड का एक्सिस है, सोलेनॉइड का एक्सिस मतलब अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर लाइक दिस, इस सोलेनॉइड के एक्सिस में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल दिया हुआ है 30। कितना दिया हुआ है? 30। ये जो नॉर्थ पोल है ना, इस पे एक फोर्स एक्ट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ, और जो साउथ पोल है उस पे फोर्स एक्ट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। तो ये बन गया कपल। कपल क्या करता है? टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू बी साइन थीटा। आपको म्यू की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है म्यू की वैल्यू? 1.28। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी दिया हुआ है, कितना है? 7.5 into 10 raised to minus 2 and sine of 30. What is sine 30? Half. So 1.28 into 7.5 into 10 raised to minus 2 and half. 1.28 का half is 0.64. So 0.64 into 7.5 into 10 raised to minus 2. सिंपल कैलकुलेशन करके देता हूँ मैं, 6.5 into 7.5 into 10 raised to minus 3। ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुमको 6 7 का पता है 42, तो 6.5 into 7.5 रफली पता होगा, रफली। रुक, नहीं पता? व्हाट इज 6 7 जा 42, व्हाट इज 6 8 जा 48? तो आंसर तुम्हारा उसके आसपास आएगा ना। 6.5 into 7.5 कितना आ गया? 48.75। तो 48.75 into 10 raised to minus 3 मतलब 4.875 into 10 raised to minus 2। कहाँ पे है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, two short bar magnets of magnetic moment m each are arranged at the opposite corners of a square of side D such that their centers coincide with the corners, very good, and their axes are parallel. If the like poles are in the same direction, the magnetic induction at any of the other corners of the square is। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले तो ये क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझ लो। तो क्वेश्चन में आपको बोला है कि दो मैग्नेट्स है, बार मैग्नेट्स है, दोनों का डायपोल मोमेंट सेम है, दे आर अरेंज्ड एट द टू अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। सो दे आर अरेंज्ड एट द टू अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है, कोई भी दो अपोजिट कॉर्नर ले लो डायगोनली। चलो ये एक ले लेते हैं और ये एक ले लेते हैं। सच दैट
जो सेंटर है इनका वो वर्टेक्स पे है, वर्टेक्स पे है, यहाँ पे और यहाँ पे, राइट। आगे क्या बोला है, ऑफ कोर्स द डिस्टेंस मतलब साइड लेंथ इज डी, तो साइड लेंथ डी है, तो अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेजर करता हूं तो दैट इज डी, दिस डिस्टेंस इज डी, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो डी। आगे क्या बोला है, आगे उसके आगे क्या बोला है, और सच दैट देयर सेंटर्स कोइंसाइड विद द कॉर्नर्स, वो तो मैंने पहले बता दिए। आगे ये बोला है देयर एक्सिस आर पैरेलल इफ लाइक पोल्स आर इन द सेम डायरेक्शन, लाइक पोल्स आर इन द सेम डायरेक्शन का मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे साउथ लेता हूं तो इधर साउथ आएगा, यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे भी नॉर्थ आएगा, और दोनों के एक्सिस पैरेलल है। इफ यू रिमेंबर एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर्स ऑफ बोथ द पोल्स, तो दिख रहा होगा एक्सिस पैरेलल है दोनों का, यस दोनों का एक्सिस पैरेलल है, गुड। दे आर आस्किंग यू द मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी ऑफ द अदर कॉर्नर्स, मतलब जो दो मैग्नेट्स है वो छोड़ के जो बाकी के दो कॉर्नर्स है वहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन बताओ, तो यू कैन टेक इट एनीवेयर इफ यू वांट, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे फाइंड कर लो, इसको बोल दो मैग्नेट नंबर 1, इसको बोल दो मैग्नेट नंबर 2। मैग्नेट नंबर 1 का मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन होगा फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि आपको याद है मैग्नेटिक फील्ड होता है डिपेंड्स ऑन न्यू डायपोल मोमेंट, एंड डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ। तो जो पहला है, पहला इसका ये आ जाएगा डायरेक्शन B1, और बाय द वे ये एक्सियल फील्ड है, ये भी याद रखना क्योंकि ये लाइन एक्सिस पे आ रहा है, तो दिस इज एक्सियल फील्ड। जो दूसरा मैग्नेट है, दूसरा सेकेंड वन, उसके लिए जो फील्ड होगा, फील्ड ये है B2, और ये क्या है, इक्वेटोरियल फील्ड, गुड, बराबर, सही है, फाइन, गुड। तो बताओ कैसे फाइंड करोगे, क्या करेंगे इस केस में, रिजल्ट निकालेंगे, मैं तुमको जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा हूं, इक्वेटोरियल है वो तो सही है, डायरेक्शन, 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 नहीं तो आंसर ही नहीं आने वाला, डायरेक्शन। बताओ बताओ, डायरेक्शन। कल क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना हमने, तो याद होना चाहिए, यू शुड रिमेम्बर। Even if the point lies on the equator, तो डायरेक्शन जो होता है ना, डायरेक्शन, that is important. What is the formula for magnetic field at equator? μ0/4 pi short dipole। क्योंकि शॉर्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुमको कुछ बताया नहीं, तो शॉर्ट ही मानना पड़ेगा तुमको। किसी भी जगह पे तुमको मैग्नेटिक लेंथ मेंशन नहीं किया तो शॉर्ट मानना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट शॉर्ट है ये। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर? μ0/4 pi m/d³। तो ये b का डायरेक्शन मतलब m का डायरेक्शन, बॉटम डायरेक्शन ऑफ m साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, दैट इज इंपॉर्टेंट, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। ये किसका हो गया? B2। लेकिन B2 कौन सा पॉइंट है? इक्वेटोरियल पॉइंट है। वेरी गुड, गुड, पक्का।
तो बताओ व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड? एडिशन, तो इट विल बी B1 प्लस B2. व्हाट इज B1? एक्सियल फील्ड ना, म्यू 0 बाय 4 पाई 2m बाई डिस्टेंस का क्यूब, और ये आएगा म्यू 0 बाय 4 पाई m बाय डी क्यूब. तो दोनों को ऐड कर लो, क्या आ जाएगा? म्यू 0 बाय 4 पाई 2m बाई डी क्यूब प्लस म्यू 0 बाय 4 पाई m बाय डी क्यूब, तो क्या आ जाएगा? 3 म्यू 0 बाय 4 पाई m बाय डी क्यूब. 2 में 1 ऐड कर ले तो क्या आएगा? 3. 3 ऑप्शन में है क्या? है नहीं दिख रहा है कि नहीं पे? नहीं, तो करेक्शंस करने पड़ेंगे. म्यू 0 m बाई 4 पाई डी क्यूब को यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा मेरे को. 3 म्यू 0 बाई 4 पाई m बाई डी क्यूब, ऑप्शन नंबर ए. और मैं बताता हूँ क्यों ऐसा गलत आ रहा है, क्योंकि लुक बहुत सारे जिस सोर्स में से मैंने उठाया उसमें थोड़े करेक्शंस हैं. बताता हूँ करेक्शंस क्या होंगे. यू हैव टू रिमेंबर दिस काइंड ऑफ थिंग्स. इन्होंने बोला था कि दोनों का जो सेम पोल है वो सेम डायरेक्शन में है. अगर मैं सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता हूं ना, साउथ को वहां लिखता हूं, नॉर्थ को यहां लिखता हूं, करके देखो, ये साउथ और ये नॉर्थ, सिर्फ करके देखो, तो जो सेकेंड मैग्नेट है उसका फील्ड हो जाएगा अपोजिट. तो क्या लिखोगे? B2 माइनस, तो फिर उसमें से बीच में क्या आ जाएगा? माइनस. तो आंसर क्या आएगा? म्यू 0 बाय 4 पाई m बाय डी क्यूब आएगा. तो उन्होंने जो क्वेश्चन दिया है और जो आंसर्स दिए हैं दे आर नॉट मैचिंग. मतलब बेसिकली यहाँ पे या तो 3 ऐड करो, या तो जो लाइक पोल्स आर द सेम डायरेक्शन है वो हटा दो. गुड, हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. A solenoid has a core of material with relative permeability of 500. The windings of solenoid are insulated from the core and carry a current of 2 ampere. If the number of turns is 1000 per meter, the magnetization is. तो जिनको कॉन्सेप्ट नहीं याद है मैं बता देता हूँ. कॉन्सेप्ट ऐसा था, सोलेनॉइड या टोरॉइड एक ही चीज होती है, बोथ इज द सेम, बोथ आर द सेम. ये सोलेनॉइड है. सोलेनॉइड में से जब आप वाइंडिंग में से करंट पास करोगे तो यहाँ पे वाइंडिंग्स है, वाइंडिंग्स. जब आप वाइंडिंग में से करंट पास करोगे ना तो इसके एक्सिस पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. और इफ यू रिमेंबर, मैंने कल के लेक्चर में बताया था आपको, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट ये होता है म्यू 0 Ni, जिसको तुम बोलते हो म्यू 0 H, क्योंकि Ni क्या होता है? H. और एडिशनली अगर कोर खुद भी मैग्नेटिक हो तो Bm क्या था वो? म्यू 0 Mz, where Mz is magnetization. तो total magnetic field is B0 plus Bm, which is equal to म्यू 0 H plus म्यू 0 Mz. म्यू 0 कॉमन आ गया, H प्लस Mz, और आपको पता है Mz होता है, इफ यू रिमेंबर, काई H. तो आप लिखते हो म्यू 0 1 प्लस काई इंटू H. 1 प्लस काई को बोलते हो तुम रिलेटिव परमिएबिलिटी. ये था फॉर्मूला. अब अगर क्वेश्चन पढ़ोगे क्या बोला है? सोलेनॉइड हैज अ कोर ऑफ मटेरियल विद रिलेटिव परमिएबिलिटी, मतलब म्यू आर की वैल्यू कितनी है? म्यू आर की वैल्यू 500. द वाइंडिंग्स ऑफ सोलेनॉइड आर इंसुलेटेड फ्रॉम द कोर एंड कैरी अ करंट, मतलब I कितना? इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज 100 पर 1000 पर मीटर, तो स्मॉल n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो ये जो 1000 वैल्यू है किसकी है? स्मॉल n की वैल्यू है. आपको पूछा है मैग्नेटाइजेशन पूछा है. गुड, तो ये फॉर्मूला बन गया. दिस इज व्हाट यू नो. वेरी गुड. तो B इक्वल टू म्यू 0 म्यू आर H, यहाँ से स्टार्ट होगा सॉल्यूशन आपका. ये तो मैंने आपको बेसिक थ्योरी बताया. म्यू 0 की वैल्यू म्यू 0 म्यू आर H, H क्या है? Ni. म्यू 0 की वैल्यू क्या है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷. म्यू आर कितना दिया हुआ है तुमको? 500. n की वैल्यू कितनी है? 1000. करंट कितना है? 2. 500 into 2 1000. 1000 into 1000 is 10⁻⁶.
10⁶ और 10⁻⁷ इज 10⁻⁻1 और ये जो 4 पाई है ये होता है 12.56 इंटू 10⁻⁻1 तो 1.256 टेस्ला 1.256 ये भी नहीं मैच हो रहा। ऑप्शंस गलत के ऊपर गलत, तो ऑप्शंस गलत है ना? गलत चलते क्या पूछा आपसे? तो हमने क्या फाइंड किया? क्या फाइंड किया? तुमको क्या चाहिए था? मैग्नेटाइजेशन कैसे निकालोगे? जल्दी बोलो, यहाँ पे फॉर्मूला लिस्टेड है, जल्दी बताओ। हाउ डू फाइंड मैग्नेटाइजेशन लिखा है वहां पे। चलो ओके, कोई बात नहीं। पैरामीटर आपको पता है। पूछा क्या है? जल्दी बोलो। मैग्नेटाइजेशन, हाउ डू फाइंड मैग्नेटाइजेशन? अरे बाबा जल्दी बोलो, क्या होता है ये? काय एच, और ये काय दिख रहा है तुमको। 1 प्लस काय क्या था? म्यू आर था। क्या था? तो 1 प्लस काय क्या है? म्यू आर है। तो तुमको यहाँ से काय मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? म्यू आर -1 मतलब कितना? 500 -1 मतलब कितना? 500। मुझे पता है 499 होता है, आई नो इट इज 499। मैं इसको लिख रहा हूँ 500। मैं इसको कैलकुलेशन के लिए यूज करने वाला हूँ 500। तो mz इक्वल टू काय h, h इज एन आई। काय कितना है? 499। n कितना है? 1000। i कितना है? बराबर, मैंने बोला मैं 500 यूज करने वाला हूँ। 500 इंटू 2000 10⁻³ मतलब कितना? 10⁻⁶। तो आपको आंसर में जहां पे भी 10 इंटू 10⁵ के आसपास दिख जाए, क्योंकि 10⁶ इज 10 इंटू 10⁵, तो जहां भी आपको 10 इंटू 10⁵ के आसपास दिख रहा है वो आपका आंसर है। बताओ, मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है? ये क्या है? 9.9 मतलब कौन? 10 इंटू 10⁵, ऑप्शन सी। डी भी है, लेकिन तुम्हारा वो 499 था। 499 इंटू 2 मतलब वो 1000 से कम आएगा, तो क्या आएगा? ऑप्शन सी। गुड। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर मैंने ये क्यों करवाया? मैंने इसलिए करवाया क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा था, मैग्नेटिक फील्ड भी पूछा था। तो आपका क्या है, एक की जगह पे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आपको मिल गया mz और आपने ये भी फाइंड कर लिया व्हाट इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड 1.256 टेस्ला। शायद ये आगे हमारे सेट में रिपीट हो शायद, लेकिन ये क्वेश्चन भी PYQ है, तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके। गुड। और आंसर कम ज्यादा भी क्या ही लिखना है तुमको पता है 500 का डबल होता है 1000, उसमें से 2 माइनस कर लो, क्योंकि तुमने 500 लिखा मतलब 1 को 2 बार कैलकुलेट कर लिया डबल, तो ऐसा आएगा, तो ये आ जाएगा ऐसा। हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी आप थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के मुझे बताओ एग्जैक्टली क्या पूछा है आपसे। सोलेनॉइड हैज अ कोर ऑफ मटेरियल ऑफ relative permeability 500, its winding carry a current of 1 एम्पियर।
द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनोइड इज 500 पर मीटर, द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल इज नियरली। समझा मैंने क्यों सीक्वेंस में क्वेश्चन डाला है सेट में, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, नॉर्मली हम लोगों को माइंडसेट रहता है कि बी फाइंड करना है, बी फाइंड करना है। पिछले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यू अलग थी, ये भी वही क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू अलग है। तो क्या फाइंड करना है आपको? मैग्नेटाइजेशन। वेरी गुड। कैसे फाइंड करोगे तो बता दो। काय एच, काय क्या होता है? जल्दी जल्दी जल्दी। म्यू आर माइनस 1 और एच क्या होता है? एन आई। म्यू आर कितना दिया हुआ है? 500 में से एक गया तो 499। एन की वैल्यू कितनी है? कितनी है एन की? 500 और आई कितना है? 1। व्हाट इज 500 इंटू 500? हाँ, 500 इंटू 500 25,000। 25 इंटू 10⁴ तो 25 इंटू 10⁴ मतलब 2.5 इंटू 10⁵। ऑप्शन नंबर बी सही है ना? बराबर है ना? करेक्ट है। दिस इज 25 इंटू 10⁴, क्योंकि इसको 500 मान लिया, मतलब 2.5 इंटू 10⁵। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामैग्नेटिक सैंपल शोज अ नेट मैग्नेटाइजेशन ऑफ 8 एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर माइनस होना चाहिए। When placed in an external field of 0.6 Tesla at a temperature of 4 Kelvin. When the sample is placed in an external magnetic field of 0.2 Tesla at a temperature of 16 Kelvin, the magnetization will be. Simple question है। तो याद है क्या आपको? मैग्नेटाइजेशन mz। व्हाट इज क्यूरीज लॉ? क्यूरीज लॉ नहीं पता होगा तो सॉल्व नहीं होगा ना ये क्वेश्चन। व्हाट इज क्यूरीज लॉ? हाँ, सी बाई टी। व्हाट इज क्यूरीज लॉ? What is Curie's law? Magnetization of the sample inversely proportional to temperature. तो मैग्नेटाइजेशन mz तुम गलत बता रहे हो, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ। You are telling me wrong. You have told me wrong. Chi susceptibility was inversely proportional to temperature. भाई दोपहर की बैच में जरा थोड़ा सा कैफीन वैफीन कुछ स्ट्रॉन्ग पी के आया करो, बिकॉज यू टेल मी एवरीथिंग रॉन्ग। ससेप्टेबिलिटी इज इक्वल टू सी बाई टी। क्वेश्चन में आपको ना पूछा क्या है, पहले उस पर ध्यान दो। मैग्नेटाइजेशन पूछा है, मतलब mz पूछा है, टेम्परेचर दिया है और b दिया है, तो आपको mz b और t को रिलेट करना है। किसको? mz b और t को। ये जो तुमने इक्वेशन लिखा है यहाँ पे ना mz आया ना b आया, सिर्फ कौन आया? t। तो अभी क्या करेंगे? mz इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b। वेरी गुड, प्रोपोर्शनल टू b सही है, या फिर b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mz, वो भी सही है। हाँ, लेकिन इक्वेशन में लाओगे कैसे? क्या करोगे? इसके लिए आपको थ्योरी पता होना चाहिए। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। थ्योरी आपका अगर वीक है तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच हैव इवन नंबर की ऑड नंबर, मेड अप ऑफ एटम्स विच हैव इवन नंबर की ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के एटम में होते हैं ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑड, जैसे 11 13। तो 11 है तो जो पहले 10 है उनका पेयरिंग हो गया, तो बचा कौन? अनपेयर्ड एक। मतलब ओवरऑल स्पीकिंग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के एटम में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट
जो कैंसिल नहीं हुआ। तो हर एक एटम के पास डायपोल मोमेंट है कि नहीं है? है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब अगर आप एक सब्सटेंस बनाते हो मेड अप ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो जो नेट डायपोल मोमेंट है, नेट डायपोल मोमेंट, इट कैन बी जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि जितने भी एटम्स का डायपोल मोमेंट है वो रैंडमली ओरिएंटेड होता है कि नहीं ऐसा? यस, क्लियर, सही है। तो ऐसा हो सकता है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के हर एक एटम के पास तो डायपोल मोमेंट था लेकिन सब्सटेंस के पास नहीं है, बिकॉज ऑफ रैंडम ओरिएंटेशन। फिर अगर मैं इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो ये जो डायपोल मोमेंट है ना, दे स्टार्ट अलाइनिंग देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अलाइन होगा, मतलब उतना ही ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा। तो रिमेंबर दिस, मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फील्ड। जितना स्ट्रांग तुम फील्ड लगाओगे उतने ज्यादा डायपोल मोमेंट दे विल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ज्यादा स्ट्रांग ज्यादा अलाइनमेंट, दिस इज द बेसिक आइडिया। यहां तक क्लियर आया? टेम्परेचर इसका उल्टा इफेक्ट करता है, और केमिस्ट्री में भी सीखा होगा एंट्रोपी, रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जो डायपोल मोमेंट है ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, क्योंकि इनको एनर्जी मिल गई मतलब अभी वापस से ये अपना डायरेक्शन रैंडम कर रहे हैं। तो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है? रैंडमनेस बढ़ता है तो मैग्नेटाइजेशन कम होता है। क्या होता है? कम होता है, बराबर। तो अभी याद रहेगा, मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यही रिलेशन चाहिए था हमको। मैंने बोला ना, क्या पूछा है? मैग्नेटाइजेशन। क्या दिया है? टेम्परेचर। क्या दिया है? मैग्नेटिक फील्ड। तो आ गया रिलेशन, आ गया, गुड। आपको M2 पूछा है, M1 दिया है, तो M2 बाई M1 इक्वल टू क्या लिखूं मैं? B2 बाई B1, और क्या लिखूं यहाँ पे? T1 बाई T2। M2 बाई M1 कितना दिया था? 8। B2 कितना वाला? B2 0.2। B1 कितना है? 0.6। T1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1? 4, और ये 6 हो गया, बराबर। कितना है? 16 है क्या? 16 बराबर, पक्का, ठीक है, गुड। 1 जा 4 जा 1 जा, हाँ चलो 3 जा कर लो, ठीक है 3 जा, गुड, फाइन, चलता है। 1 जा कितना? 2 जा, बताओ कितना है? कितना आया M2? कितना आया? 2/3। 2/3 ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। A magnetizing field of 1500 ampere meter per Tesla. मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब कौन? H produces flux of 2.4 into 10⁻⁵ Weber in iron bar of cross sectional area 0.5 centimeter square. Permeability of iron bar is. Do you remember B equal to mu H? याद है क्या? Mu equal to B by H. But do you remember flux equal to B into A? तो B equal to flux by A from 1 and 2. From 1 and 2 you have mu equal to flux by A into H. फ्लक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? फ्लक्स 2.4 into 10⁻²। एरिया आपको दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 0.5
सेंटीमीटर स्क्वायर को 10⁻⁻⁴। मैं एक काम करता हूँ, ये पॉइंट हटा देता हूँ, इसको 10⁻⁵ कर देता हूँ, क्योंकि ऊपर 10⁻⁻ नीचे भी कैंसिल हो जाएगा। इंटू एच, एच कितना दिया हुआ है 1500, 1500 ओके, कैंसल कैंसल, गुड फाइन, जानबूझ के किया मैंने, बताता हूँ क्यों। 2.4, व्हाट इज 15 5 75, 75, गुड। ये 10⁻² ऊपर गया तो क्या हो गया -2। मैंने एक काम और किया, मैंने 100 और 10⁻² को और एक बार एडजस्ट कर लिया। मुझे कैलकुलेशन सिंपल करने हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, समझ में आएगा ये एडजस्टमेंट। 10⁻² + 2 -2, 3 जा एंड 4 जा, 1 जा एंड 0.8 जा, 8 4 जा 32, तो 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴। आ गया, आया? गलती कहाँ है? मैं ना जानबूझ के इतनी गलती करूंगा कि तुम एग्जाम में मत करो। बताओ क्या है गलती? ढूंढो, ये तो आंसर ही नहीं है। परमेबिलिटी ऑफ आयन बार, बताइए कहाँ हो गई गलती? बताओ बताओ। वैल्यूज बराबर है क्या? हाँ, सब तो ठीक है, गलती कहाँ हो गई? बोलो बोलो, ऑप्शन नंबर डी बोला है इन्होंने। हमारा तो नहीं आ रहा आंसर ऑप्शन नंबर डी। 250 है तो आ नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना? क्या पूछा है तुमको? परमेबिलिटी ऑफ आयन बार, ठीक है। तुमने क्या फाइंड किया? ये म्यू। अब देखो, डू यू रिमेम्बर म्यू वाज μ0 इंटू μr? याद है? याद है क्या? तो म्यू आर इक्वल टू क्या आएगा? म्यू अपॉन μ0। हमने जो फाइंड किया ये है 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴, और μ0 क्या है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। वेरी गुड वेरी गुड। तो ऐसा करेंगे, इसको 3.2 रखेंगे, ये 10⁻⁴, नीचे 10⁻⁷, 10⁻³ ऊपर जाके 10⁻+3, कितना हो गया 1000, और ये क्या है 4 पाई। और एक काम मैं ऐसा करूंगा, मैं इसको लिखूंगा 32 इंटू 100, कुछ नहीं है, इसका एक जीरो इसको दे दिया, अपॉन 4 पाई। 4 पाई पता क्या होता है? पता क्या होता है? 12.5। वेरी गुड। तो 1 जार 8 जा, यू नो व्हाट इज 32 8 जा? 32 10 जा इज 320, उसमें से 64 माइनस कर लो, 256। 256 मैजिक मैजिक, ऑप्शन डी। तो उन्होंने एक्चुअली पूछा क्या आपको? रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ आयन बार। क्या पूछा है? अभी मैंने क्यों बताया, देखो अब नाउ यू हैव अ रफ आइडिया, लिखना बाद में, यू हैव अ रफ आइडिया कि रिलेटिव परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी एंड परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या आती है। अगर रिलेटिव परमेबिलिटी बोला होगा तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 100। 255 था यहाँ पे। अगर एब्सोल्यूट परमेबिलिटी बोला है तो 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴। और अगर फ्री स्पेस का परमेबिलिटी तो तुमको पता ही है 4 पाई × 10⁻⁻⁷।
तो नाउ यू हैव अ रफ आइडिया, जब तुम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, क्वेश्चन में ऑप्शन देख के तुमको समझ में आ जाना चाहिए था ये पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 100 वाला वैल्यू है। तो क्या पूछा होगा? रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या पूछा है? रिलेटिव परमिएबिलिटी। करेक्ट। तो ये वैल्यू तो भी दिमाग में रखो। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी 10⁻³ -4 आता है ऑफ दैट ऑर्डर। फ्रीज में पता है ये तुमको 4.2 10⁻⁷ और रिलेटिव होता है ग्रेटर देन 100 एंड अ पॉजिटिव वैल्यू। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, a magnet makes 40 oscillations per minute at a place having magnetic induction of 0.1 × 10⁻⁵ Tesla. At another place it takes 2.5 seconds to complete one vibration. The value of Earth's horizontal field at that place is. अभी ये सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने CET के बैच में रखा था, वैल्यूज अलग थे, क्वेश्चन सेम था। एक मैग्नेट है जो 40 ऑसिलेशंस पर मिनट परफॉर्म कर रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी आ गया 40 ऑसिलेशंस पर मिनट। इसको तुम सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 40/60 ऑसिलेशन पर सेकेंड मतलब 2/3 पर सेकेंड, तो टाइम पीरियड मिल जाएगा 3/2, क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी होता है इनवर्स, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। गुड। 3/2 इज 1.5, तो 1.5 सेकेंड आ गया। कौन से प्लेस पे? जहां पे मैग्नेटिक फील्ड था 0.1 × 10⁻⁵ मतलब 10⁻⁻6 टेस्ला। अब ऐसा बोला है कि जो सेम मैग्नेट है ये दूसरे एक प्लेस पे इट टेक्स 2.5 सेकेंड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, मतलब टाइम पीरियड दे दिया 2.5, और उस पर्टिकुलर प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? तो B2 पूछा है। तो अगर आपको याद होगा बार मैग्नेट, इफ यू रिमेंबर, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√I/μB। यहाँ पे I और म्यू कॉन्स्टेंट्स है क्योंकि हमने मैग्नेट नहीं चेंज किया, तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √B, तो T² इज प्रोपोर्शनल टू 1/B, तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T², तो B2/B1 इक्वल टू T1/T2 का स्क्वायर। गुड, क्लियर। तो B2/B1, B1 की वैल्यू आपको दी हुई थी ना, कितनी दी हुई है? 10⁻⁶। T1 कितना आया हमारा? T1 1.5, ठीक है, 1.5, 3/2 1.5, T2 कितना है? 2.5, 2.5, ये आ जाएगा आपका बेसिकली 3/5, 3/5 that is 0.6, 0.6 का स्क्वायर is 0.36, हाँ 0.36 होगा कि नहीं? पक्का पक्का? मैं तो करो फिर 3² 9, 5² 25, बराबर। तो सीधा कर लो ना, 0.6 का स्क्वायर 0.36 × 10⁻⁻⁶, 0.36 × 10⁻⁶, ऑप्शन बी। तुमको मैं पिछले 6 महीने से बोल रहा हूँ, 7 महीने से बोल रहा हूँ कि 7 महीने से a paramagnetic material shows a net magnetization of 8 एम्पियर पर मीटर। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है। चलो गुड, हमारा काम थोड़ा कम हो गया, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर कंसिस्ट ऑफ 2 identical bar magnets placed one over the other such that they are mutually perpendicular and bisect each other. The time period of the combination is 4 seconds. If one of the magnet is removed, then the time period of the other one will be. ये भी हमने CET के सेट में कवर किया है, ये आज सुबह ही किया है CET के सेट में, कोई बात नहीं, कर लेंगे। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर consists of 2 identical bar magnets, one placed over the other such that they are mutually perpendicular to each other. एक के ऊपर दूसरा है such that they are mutually perpendicular to each other and bisect each other. Good. Time period of combination is 4 seconds. तो पहले केस में टाइम पीरियड दिया है 4. If one of the magnet is removed, then the time period will be. तो first of all, T equal to 2π√I/μ(p). यहाँ तक क्लियर? B कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है। I want to know what about I?
पाए, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कांस्टेंट होगा कि कांस्टेंट नहीं होगा। सिर्फ मास नहीं डिसाइड करता ना, वो दोनों मैग्नेट्स कैसे रखे हैं वो भी डिसाइड करता है। क्या होगा? ये एक मैग्नेट हो गया, इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग टू सेंटर। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ml स्क्वायर बाय 12। वेरी गुड, ml स्क्वायर बाय 12। पहले केस में मैग्नेट्स कैसे रखे हुए थे? परपेंडिकुलर, लेकिन बाइसेक्ट ईच अदर मतलब व्हाट इज मीनिंग ऑफ बाइसेक्ट? डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, मतलब क्रॉस। सही है। तो पहले केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि एक्सिस दोनों को परपेंडिकुलर है, इन दिस केस एक्सिस लाइक दिस, करेक्ट। तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस 1? ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 12, है ना, क्योंकि दोनों मैग्नेट्स परपेंडिकुलर थे और एक्सिस दोनों के सेंटर में से पास हो रहा था। ऐसा क्वेश्चन में बोला है, मैं नहीं बोल रहा, बोला ना क्वेश्चन में। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। टाइम पीरियड आपको बता दिया। वन ऑफ द मैग्नेट इज रिमूव्ड। तो जो इमेजिन नहीं कर पा रहे, मैं बता देता हूं। पहले केस में ये एक मैग्नेट था, दूसरा और एक मैग्नेट था, और जो एक्सिस है, ऐसा मुझे भी अज्यूम करना पड़ेगा कि एक्सिस जो है वो यहां से पास हो रहा है। तो पहले केस में t इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको? 4 सेकेंड। और I जो आएगा ना, I वो पहले और दूसरे का मिला के आएगा, क्योंकि दोनों रोटेट होंगे। तो I1 इज लेटर से 2I। I1 मतलब फर्स्ट केस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज 2I, क्योंकि ये भी रोटेट होगा, ये भी रोटेट होगा, दोनों का इनर्शिया सेम है। ml स्क्वायर बाय 12 एंड ml स्क्वायर बाय 12, ये भूलना मत। अब ml स्क्वायर बाय 12 एंड ml स्क्वायर बाय 12, डू नॉट फॉरगेट दिस। क्लियर है तक? देन व्हाट अबाउट सेकंड केस? दोनों में से एक को निकाल दिया आपने, अभी एक ही बचा, वो तो ठीक, लेकिन व्हाट अबाउट म्यू? मैग्नेटिक मोमेंट का क्या? मैग्नेटिक मोमेंट पहले दो थे ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट, और अभी एक है तो मैग्नेटिक मोमेंट। क्या करोगे? हाँ, अंडर रूट ऑफ म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 2 म्यू। तो ये परपेंडिकुलर है, इसका मोमेंट और इसका मोमेंट होंगे परपेंडिकुलर, तो रिजल्टेंट आएगा अलोंग द डायगोनल। तो पहले केस में आ जाएगा आपका म्यू1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, अंडर द अजम्पशन कि ये दोनों के दोनों मैग्नेट्स का म्यू सेम है। देन आगे दोनों में से एक को तुमने कर दिया रिमूव, दोनों में से एक को रिमूव कर दिया। तो न्यू टाइम पीरियड को मैं बोलता हूँ, लेटर से ये T1 था, इसको बोलते हो T2। ये पूछा है, D कांस्टेंट है, सिर्फ I और म्यू चेंज हो रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ I बाय म्यू। तो T2 बाई T1 इज अंडर रूट ऑफ, क्या लिखो? अंडर रूट ऑफ, इनवर्स रिलेशन है ना, तो म्यू1 बाई म्यू2, बराबर ना, और I2 बाई I1, करेक्ट। तो T2 बाई T1, T1 कितना है? 4। म्यू1, व्हाट इज म्यू1? म्यू1 एक सिंगल का कि दोनों का? अरे म्यू1 लिखा हुआ है ना, म्यू1 मैंने, कितना है ये? कितना है? रूट टू म्यू अपॉन म्यू2 कितना है? म्यू। I2 और I1, I2
I2 सिंगल का, तो क्या लिखूं मैं I, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2I, पक्का? ओके 2I। तो अभी आंसर तो नहीं आने वाला आपका, क्या आ गया? T2 इक्वल टू क्या आ गया? 4 अंडर रूट ऑफ रूट 2 बाई 2 इज 1 बाई रूट 2। यू नो व्हाट इज 1 बाई रूट 2 का वैल्यू पता है? 0.7। 0.7 इसका रूट क्या होता है? जीरो 0.64 का रूट क्या होता है? 0.8। गुड। 0.8 ओके। 0.65 सॉरी 0.85 इसका स्क्वायर क्या होता है? 8.5 का स्क्वायर क्या होता है? 8.5 का स्क्वायर 72.25। 8.5 का स्क्वायर 72.25 बराबर। तो 0.7 का मुझे स्क्वायर रूट बताओ ना आसपास। अरे 72.25 का रूट कितना? 8.5। तो 0.7225 का रूट कितना? मैथमेटिक्स, नंबर्स नंबर्स नंबर्स। 0.7 इसका रूट कितना आया? तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैंने बता दिया तुमको। 8.5 का स्क्वायर 72.25, 72.25 का रूट 8.5, तो 0.7225 का रूट कितना? 0.85। तो 0.85 0.83, 0.8 लिख लेते हैं। चलो 0.8 लिख लेते हैं। व्हाट इज 4 इंटू 0.8? 3.2। 3.2 है क्या? 3.36 आ गया। ओके पक्का? तो हो गया आंसर खत्म। ऐसा सॉल्व करना है इसको। Okay, we will stop for today.